यस, हम एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। तो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, जैसे ही हम सॉल्यूट पार्टिकल्स को इसमें डिसॉल्व करेंगे तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो अगर हम कोई भी इसमें सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो 100 से अबव चले जाएगा। ओके, तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास में क्या हो जाएगा कि जो इसका जैसे पहले सॉल्वेंट का कितना था हमारे पास में, जैसे सॉल्वेंट का हमारे पास में पहले इस तरीके से आ रहा था, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास में क्या आ रहा था, बॉइलिंग ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर इसका क्या आ गया, हमारे पास में टीबी आ गया। और फिर जैसे हमने इसमें कुछ मिक्स किया तो ये हमारे पास में सॉल्यूशन आ गया। तो इसका हम जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पे बात करते हैं तो इसका बॉइलिंग पॉइंट देखिए आप, इससे टीबी नोट से क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है। ठीक है, टीबी नोट से क्या हो रहा है, ज़्यादा जा रहा है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि हमारे पास में सबसे पहली बात कि जो टीबी हो जाएगा वो टीबी इक्वल टू क्या हो जाएगा, टीबी माइनस का टीबी नोट हो जाएगा। यस, ठीक है, तो टीबी बड़ा रहेगा, टीबी नोट छोटा रहेगा। तो इस बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं, ये क्या है आपके पास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है। यस, अगर हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, तो आपकी जो एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है उसमें जो डिफरेंस आ रहा है आपके पास में वो किस पर डिपेंड करता है, आपके पास में मोलालिटी पर डिपेंड करता है। जैसे हम इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाते हैं तो हमारे पास में आता है एक कांस्टेंट, जिसे हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या एबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। हम m की वैल्यू को जैसे ओपन करते हैं हमारे पास में, तो m का वैल्यू आता है, क्या आएगा हमारे पास में, 1000 मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1। तो डेल टीबी में हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू पूरा पुट करते हैं तो हमारे पास में इस तरीके से ये टर्म आ रही है। अल्टीमेटली जो भी हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं वो M2 का वैल्यू निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में M2 का वैल्यू हमने निकाल लिया है, इसको इधर ले जा करके। ओके, यस, तो इस तरीके से हमारे पास में एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट हो चुका है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। तो जिस तरीके से आपके बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रहा था सॉल्यूट मिलाने पर, उसी तरीके से जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम होगा, इट्स मीन नेगेटिव में जाएगा। यस, तो देखिए यहाँ पर TF नोट यहाँ पर वैल्यू आ रही है, और TF जो बाद में सॉल्यूशन की है वो क्या हो जाएगी आपके पास में, और भी कम हो जाएगी। यस, तो यहाँ पर हम फ्रीजिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस के लिए फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, जो उसका टेम्परेचर होता है जिस पर वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस इन इट्स लिक्विड फेज इज इक्वल टू इट्स वेपर फेज इन द सॉलिड फेज। मतलब अल्टीमेटली हम कह सकते हैं लिक्विड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा और जो सॉलिड फेज का जो वेपर प्रेशर होगा, वो टेम्परेचर का वो पॉइंट क्या डिफाइन करेगा, आपके फ्रीजिंग पॉइंट डिफाइन करेगा। यस, तो फ्रीजिंग पॉइंट जैसे ही कम होता है हम क्या बात करेंगे, डेल TF इक्वल टू क्या हो जाएगा, TF नोट माइनस का TF। इस तरीके से हम क्या बोलेंगे, ये क्या है आपके पास में, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। तो यहाँ पर जैसे ही हम आगे की ओर बढ़ते हैं तो डेल TF आपकी किस पर डिपेंड करेगा, मोलालिटी पर डिपेंड करेगा। हम जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो हमारे पास में कांस्टेंट आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहते हैं। इसे हम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट भी कह सकते हैं, और क्रायोस्कोपिक, क्रायो वर्ड डिपेंड करता है, क्रायो वर्ड डिफाइन करता है आपके लो टेम्परेचर को। ठीक है, और KF का जो यूनिट हो जाएगा, जो भी आपके पास कांस्टेंट है उसका यूनिट हो जाएगा केल्विन kg मोल इनवर्स। ठीक है, KF का हो चाहे KB का हो, आपके पास में दोनों जगह ही यूनिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, केल्विन kg मोल इनवर्स। कैसे आया ये KF का हमको यूनिट निकालना है। ठीक है, तो डेल TF डिवाइडेड बाय M इक्वल टू KF। आप KB का भी इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो इसका कितना हो जाएगा, केल्विन, और मोलालिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय kg। तो ये kg ऊपर आ जाएगा आपके पास में, तो केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है, kg, या केल्विन kg मोल इनवर्स। ओके, तो हम मूव करते हैं आगे की ओर। तो हमने क्या किया, यहाँ से हमने M का वैल्यू पुट कर लिया जैसे आपने पहले निकाला। यहाँ से हमने डेल TF का वैल्यू निकाल लिया। जैसे डेल TF का वैल्यू आता है हमारे पास में, तो हमने पूरा अच्छी तरीके से इसको लिख लिया। तो क्या आता है हमारे पास में, KF मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय W1।
अल्टीमेटली मोलरिटी के फॉर्मूले को ओपन करके और लिख दिया और यहाँ से हमने M2 का वैल्यू निकाल लिया। यहाँ से अगर मान लो आपके पास में एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न भी दे रखा हो और एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन भी दे रखा हो, तो आप यहाँ से KF और KB का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? उसका फॉर्मूला है आपके पास में कि RM1 मल्टीप्लाई बाई TF स्क्वायर 1000 एंथैल्पी ऑफ फ्यूज़न, एंड KB का वैल्यू क्या हो जाएगा? RM1 TB स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1000 डेल वेपराइजेशन H, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। तो इस तरीके से हमारे पास में ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है हमारे पास में ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर। ओके, तो हम बात करें तो यहाँ पर हम आपने किशमिश को फूलते हुए देखा होगा। इस पानी में अगर हम डिप कर देते हैं, उसको भिगो देते हैं रात भर के लिए, तो किशमिश क्या हो जाती है? आपके पास में फूल जाती है। तो अगर मैं ओस्मोसिस की बात करूँ कि द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स विल फ्लो थ्रू द मेम्ब्रेन फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन, दिस प्रोसेस ऑफ फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट इज कॉल्ड ओस्मोसिस। हमने क्या कहा यहाँ पर कि हमारे पास में मान लो ये 2 बीकर है, ठीक है, इसमें बीच में हमने क्या लगा दी? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी। यहाँ पर कौन है आपके पास में? ये मान लीजिए आप कौन है? सॉल्यूशन है। ये कौन है आपके पास में? सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट में सॉल्यूट अभी अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो भी अगर सॉल्वेंट के पार्टिकल्स, या भी यहाँ पर कंसंट्रेशन तो बहुत ना के बराबर है, और जबकि यहाँ पर कंसंट्रेशन अच्छी है क्योंकि ये सॉल्यूशन है, तो यहाँ से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जब हायर कंसंट्रेशन की ओर जाते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ओस्मोसिस। आप अल्टीमेटली किशमिश का फूलना याद कर सकते हैं। और अगर मैं मान लूँ और अगर मैं बोलूँ आपको कि यहाँ पर मैंने एक ऐसा प्रेशर डेवलप कर दिया जिससे ये जो सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स हैं ये नहीं आ पा रहे, तो इस प्रेशर को मैं क्या बोलूँगी? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूँगी। ऑस्मोटिक प्रेशर बोलूँगी। ओके, प्रेशर बोलूँगी। यस, अब देखिएगा कि द फ्लो ऑफ द सॉल्वेंट फ्रॉम इट्स साइड टू सॉल्यूशन side across the semi-permeable membrane can be stopped if some extra pressure is applied on the solution. This pressure that just stops the flow of solvent is called osmotic pressure of the solution. ठीक है, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में जाना इज कॉल्ड ओस्मोसिस। और अगर हम प्रेशर लगा देते हैं ओस्मोसिस किधर की तरफ? सॉल्यूशन की तरफ अगर हम प्रेशर लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? वहाँ पर आपके पास में वहाँ पर जो सॉल्वेंट का मूवमेंट था उधर की ओर जो आ रहा था वो रुक जाता है। उसको ही, उस प्रेशर को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ओके, यस। तो आप इस डायग्राम में भी देख पा रहे हैं कि हमारे पास में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, यहाँ से इधर की ओर मोशन हो रहा है, इसे हम ओस्मोसिस कर रहे हैं। पर यहाँ पर मैंने क्या कर दिया? सॉल्यूशन की तरफ मैंने एक प्रेशर, ये तो PRTM तो दोनों तरफ लगेगा, पर मैंने एक प्रेशर एक्स्ट्रा ऐड कर दिया जिसकी वजह से ये मोशन नहीं हो पाएगा। दिस प्रेशर इज कोल्ड ओस्मोटिक प्रेशर। ओके, अगर हम आगे और बात करके चलते हैं यहाँ पर कि ओस्मोटिक प्रेशर इज़ प्रोपोर्शनल टू द मोलरिटी, कि भाई ओस्मोटिक प्रेशर आपको कितना लगाना पड़ेगा कि जितना उस पर जो सॉल्यूशन है उसमें कितनी मोलरिटी है, कितना कंसंट्रेशन है, ठीक है, C ऑफ द सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर T। तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? CRT। पाई बोले तो ओस्मोटिक प्रेशर। जैसे ही मैं कंसंट्रेशन को ओपन करती हूँ यहाँ पर, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा? यहाँ पर N2 डिवाइडेड बाई V एंड RT मल्टीप्लाई में है। तो मैंने V को क्या किया? पाई के पास में ले गए और W2 डिवाइडेड बाई M2, ये N2 का वैल्यू हो गया जो कि नंबर ऑफ मोल्स है, और RT इसमें मल्टीप्लाई रह जाएगा। M2 का वैल्यू हमने यहाँ से निकाल लिया। आपको कौन सा फॉर्मूला याद रख के चलना है? ये वाला। ओके, तो इस तरीके से हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ देख ली है। अब देखिए एक बार, हम कई तरीके के सॉल्यूशंस भी पढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है, कई तरीके के सॉल्यूशन पढ़ते हैं। जैसे 2 सॉल्यूशन है, अगर सेम ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा हो तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशंस बोलेंगे। ओके, और अगर हम बोले कि ऐसी सेल जिसमें क्या हो रहा है कि उसमें से वाटर बाहर की ओर आ रहा है, वो सेल क्या हो जाएगी? श्रिंक हो जाएगी। कि हमने कोई सेल ली तो सेल में से वाटर बाहर की ओर आ रहा है, तो ऐसे सॉल्यूशन जिसमें हमने उसको रखा हो, ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। और ऐसा सॉल्यूशन, ठीक है, ऐसा सॉल्यूशन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा जिसमें जैसे ही हम किसी सेल को रखते हैं तो वो क्या हो जाए? आपके स्वेल्ड हो जाए, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक। जैसे हमने पानी में किशमिश को रख दिया,
ठीक है। जैसे हमने नमक वाले पानी में कैरी को रखते हैं तो कैरी क्या होती है, श्रिंक हो जाती है। पर अगर हम सिंपल पानी में अगर आप किशमिश को, दाल को या फिर चने वगैरह इनको भिगोते हो तो वो क्या हो जाती है, फूल जाती है। तो फूल जाती है जहाँ पर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और जहाँ श्रिंक हो जाए वहाँ पर बोलेंगे हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, हाइपो स्वेल, हाइपर श्रिंक। ओके, नेक्स्ट अब बात करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस की, रिवर्स ऑस्मोसिस एंड वाटर प्यूरिफिकेशन कि क्या कि अगर हम बोले ये हमारे पास में सॉल्ट वाटर है, ये हमारे पास में फ्रेश वाटर है, मैं इस तरीके से इसको कह सकती हूँ ये सॉल्वेंट है। और सॉल्ट वाटर में बहुत सारे आपके सॉल्यूट मिले हुए होते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। कि आप ना क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक प्रेशर लगा रहे थे जिसकी वजह से ये मूवमेंट इधर से इधर का रुक गया था। ठीक है, उस प्रेशर को मैं क्या बोल रही हूँ, आपके ओस्मोटिक प्रेशर। अगर मैं यहाँ पर इतना प्रेशर और डेवलप कर दूँ कि जो आपके ओस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, ये प्रेशर क्या हो जाए, आपके ओस्मोटिक प्रेशर से यहाँ पर क्या हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो अब इस सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रहेंगे, जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स रहेंगे वो अब हायर कंसंट्रेशन में जाने की बजाय आप किधर जा रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन, मतलब सॉल्वेंट की तरफ ही आ रही हैं। इस तरीके से हम सॉल्ट वाटर में से, मतलब सी वाटर में से हम फ्रेश वाटर को निकालते हैं। ये वाटर आउटलेट है आपके पास में। तो इस तरीके के ओस्मोसिस को हम बोलते हैं रिवर्स ओस्मोसिस, क्योंकि यहाँ रिवर्स ओस्मोसिस का जस्ट अपोजिट हो रहा है कि सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट के पार्टिकल सॉल्वेंट की ओर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ओस्मोसिस को हम क्या बोल रहे हैं, रिवर्स ओस्मोसिस कह रहे हैं। ठीक है, द pure solvent flows out of the solution through the semi-permeable membrane. This phenomenon is called reverse osmosis. Okay, the direction of the osmosis can be reversed if the pressure larger than the osmotic pressure is applied on the solution side. Yes, तो इस तरीके से हमने एक टॉपिक और कंप्लीट कर लिया। अब लास्ट हमारे पास में टॉपिक रहा है अबनॉर्मल मोलर मास। अबनॉर्मल मोलर मास के बेसिस पे अगर हम बात करें कि हम क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ तो निकाल रहे थे, पर उसमें क्या हो रहा था कि सॉल्यूट के पार्टिकल्स कभी आपस में जुड़ रहे थे या कभी टूट रहे थे। तो इस तरीके से हमारे पास में क्या हो रहा था कि जो मोलर मास निकल करके आ रहा था या तो वो ज़्यादा आ रहा था या कम आ रहा था। यस, जैसे KCl की अगर मैं बात करती हूँ तो KCl क्या है, आपके पास में K+ और Cl- में वो टूटेगा। यस, और अगर हम जैसे अब एथेनोइक एसिड की बात करते हैं, एथेनोइक एसिड की बात कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, डाइमर बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एबनॉर्मल जो मोलर मास आ रहा था वो क्या हो रहा था, अब वो कम आ रहा था। तो इस तरीके से हमने क्या किया, हम वॉन्टअप साहब ने एक कांस्टेंट निकाला I, जिसमें नॉर्मल मोलर मास अबनॉर्मल मोलर मास का डिवाइड कर दिया। या फिर हम इसको और बोल सकते हैं ऑब्जर्व्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो हमको मिल रही है, और सेकेंडली के नीचे डिवाइड में क्या है, कैलकुलेटिव क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। या सबसे अच्छा इसका जो हम बोलेंगे फॉर्मूला बोलेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स पार्टिकल्स आफ्टर डिसोशिएशन और एसोसिएशन, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन एंड डिसोशिएशन। ठीक है, तो ये हमारे पास में वॉन्ट ऑफ कांस्टेंट हो जाएगा। अगर एसोसिएशन हो रहा होगा, ठीक है, एसोसिएशन हो रहा होगा मतलब 2 का 1 बन रहा है, 2 का क्या बन रहा है, 1 बन रहा है, तो हम क्या बोलेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है, जहाँ पर आपके पार्टिकल्स जुड़ रहे हैं, उस कंडीशन में I का वैल्यू कम रहता है, किससे, 1 से। और ऐसी कंडीशन जहाँ पर डिसोशिएशन हो रहा है, ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं वहाँ पर, जहाँ पर 1 का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है, 1 का क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो इस कंडीशन में I का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर I का वैल्यू क्या आता है, हमेशा 1 से ज़्यादा आता है। तो और कुछ नहीं किया गया, जो भी आपके पास में क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी थी उसको हमने I से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अगर I का वैल्यू ज़्यादा तो आपके जो लोवरिंग वेपर प्रेशर था, मतलब जो वेपर प्रेशर में लोवरिंग हो रहा था वो और भी ज़्यादा होगा। ठीक है, ठीक है, जो वेपर प्रेशर था कम होगा। ठीक है, ये कम होगा, I ज़्यादा तो लोवरिंग वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा आपके पास में, लोवरिंग वेपर प्रेशर मतलब और कम होगा। ठीक है, डिक्रीजेस। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ, अगर I है यहाँ पर, तो आपके I का वैल्यू बढ़ने पर जो आपके एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट है वो भी इंक्रीज़ होगा। आपके फ्रीजिंग पॉइंट की अगर मैं बात करती हूँ तो अगर I का वैल्यू इंक्रीज़ होता है तो आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो और कम होगा। जो वैल्यू बढ़ रही है वो बढ़ जाएगी, जो वैल्यू कम हो रही है वो कम हो जाएगी, बस बात खत्म। अब प्रेशर, मैं ऑस्मोटिक प्रेशर की अगर मैं बात करती हूँ तो क्या बोलेंगे हम, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा आपके, इंक्रीज़ हो जाएगा I का वैल्यू बढ़ने पर। तो इस तरीके से हमारे चैप्टर फिनिश होता है। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच ऑल।